हिमालय एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सुंदर भी है और निर्दयी भी। 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक शांत सी झील है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो पानी में दिखाई देते हैं सैकड़ों मानव कंकाल। ये है रूपकुंड लेक, जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। लेकिन सवाल है, ये लोग कौन थे और यहां एक साथ कैसे मरे? साल था 1942। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि जापानी सेना हिमालय के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर सकती है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी। इसी दौरान एक ब्रिटिश वन अधिकारी H.K. माधवाल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। ये इलाका बेहद दुर्गम था। ऊंचाई लगभग 16,500 फीट के आसपास थी। वहां पहुंचना ही अपने आप में एक कठिन काम था। गश्त के दौरान उनकी नज़र एक छोटी सी जमी हुई झील पर पड़ी, आज जिसे हम रूपकुंड लेक के नाम से जानते हैं। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी। पहले लगा कि शायद पत्थर होंगे, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर ध्यान से देखा तो वो पत्थर नहीं बल्कि एक मानव खोपड़ी थी। कुछ ही देर में साफ हो गया कि वहां सिर्फ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कंकाल मौजूद थे। कई झील के किनारे पड़े थे, कुछ आधे पानी में डूबे हुए थे। कुछ कंकालों के साथ हड्डियां जुड़ी हुई थीं, जैसे मौत अचानक हुई हो। उस समय सबसे पहला शक यही था कि शायद ये जापानी सैनिकों के शव हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश प्रशासन किसी भी संभावित घुसपैठ को लेकर सतर्क था। ये खबर तुरंत ऊपर अधिकारियों तक पहुंची, जांच के आदेश दिए गए। लेकिन जब विशेषज्ञों ने हड्डियों, कपड़ों के अवशेषों और साथ मिले सामान की जांच की तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। ये शव आधुनिक सैनिकों के नहीं थे। इनके कपड़े पुराने ढंग के थे। कुछ के पास पारंपरिक आभूषणों के टुकड़े भी मिले। लकड़ी और चमड़े से बने सामान भी थे जो कई 100 साल पुराने लग रहे थे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये लोग हाल के नहीं बल्कि सदियों पहले मरे थे। इस खोज ने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये था, सदियों पहले इतने लोग एक साथ इस ऊंचाई पर क्यों आए और उनकी मौत एक ही जगह कैसे हुई? यहीं से शुरू हुआ रूपकुंड लेक का असली रहस्य। जब वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की तो सबसे पहले कंकालों की उम्र पता करने की कोशिश की गई। इसके लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट आने के बाद सभी हैरान रह गए। कई कंकाल लगभग 9वीं शताब्दी यानी 800 से 900 AD के बीच के निकले। इसका मतलब साफ था, ये लोग लगभग 1200 साल पहले मरे थे। आगे की जांच में वैज्ञानिकों ने कंकालों की शारीरिक बनावट, दांतों की संरचना, हड्डियों की मजबूती और साथ मिले सामान का विश्लेषण किया। इससे पता चला कि ये सभी लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ कंकाल मजबूत कदकाठी वाले पुरुषों के थे, कुछ महिलाओं के भी थे, यहां तक कि कुछ बच्चों के अवशेष भी मिले। ये किसी सेना का दल नहीं था, ये एक मिला जुला समूह था। फिर 2019 में वैज्ञानिकों ने DNA परीक्षण किया। इस बार परिणाम और भी चौंकाने वाले थे। रिसर्च में पाया गया कि कुछ लोगों का DNA दक्षिण एशियाई मूल का था, लेकिन कुछ कंकाल ऐसे भी थे जिनका DNA भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी आज के ग्रीस और आसपास के इलाकों से मिलता था। ये खोज बेहद अजीब थी, क्योंकि ये झील किसी व्यापारिक मार्ग पर नहीं थी। ये कोई बड़ा शहर नहीं था। यहां पहुंचना आज भी कठिन है। अगर 9वीं शताब्दी में स्थानीय लोग यहां पहुंचे थे तो 1800 के दशक में भूमध्य सागरीय मूल के लोग यहां कैसे और क्यों आए? क्या वे खोजकर्ता थे? क्या वे किसी वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा थे या सिर्फ रोमांच की तलाश में आए यात्री? DNA रिपोर्ट से एक और अहम बात सामने आई। दक्षिण एशियाई समूह और भूमध्य सागरीय समूह अलग अलग समय के थे। वे एक साथ नहीं मरे थे। मतलब ये झील किसी एक घटना की गवाह नहीं थी। ये जगह अलग अलग सदियों में अलग अलग समूहों की मौत का स्थान बनी। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया था, ये एक पैटर्न जैसा लगने लगा था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था, इन सब की मौत आखिर हुई कैसे? इसका जवाब छिपा था उनकी खोपड़ियों पर मिले निशानों में। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। कई खोपड़ियों पर गहरे गोल आकार के घाव थे। ये चोटें सामने या ऊपर की तरफ थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी गोल वस्तु ने सीधे सिर पर प्रहार किया हो। पहले शक हुआ कि शायद ये किसी हमले का मामला है, लेकिन आसपास किसी हथियार का कोई निशान नहीं मिला। न तलवारें, न तीर, न किसी संघर्ष के प्रमाण। हड्डियों पर भी आपसी लड़ाई के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। इससे ये संभावना लगभग खत्म हो गई कि उनकी मौत युद्ध या विनाश में हुई थी। फिर वैज्ञानिकों ने चोटों के पैटर्न का अध्ययन किया। लगभग सभी गंभीर चोटें सिर और कंधों के ऊपरी हिस्से पर थीं। बाकी हिस्सों पर बहुत कम निशान थे। इसका मतलब था कि प्रहार ऊपर से हुआ था। यहीं से एक नया सिद्धांत सामने आया, भयंकर ओलावृष्टि। अब एक संभावित तस्वीर सामने आने लगी। संभव है कि कोई धार्मिक यात्रा या छोटा समूह इस रास्ते से गुजर रहा हो। ये इलाका आज भी एक पारंपरिक तीर्थ मार्ग के पास है। लोग पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। मौसम अचानक बदला, बादल घिरे और फिर शुरू हुई तेज ओलावृष्टि। इतनी ऊंचाई पर न पेड़ थे, न गुफा, न कोई मजबूत आश्रय। खुले क्षेत्र में खड़े लोग सीधे आसमान से गिरते भारी बर्फीले गोलों का सामना कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में हालात काबू से बाहर हो गए। सिर पर लगातार लगती चोटें, घबराहट, भागने की कोशिश और फिर एक एक करके लोग गिरते गए। जो बच भी सकते थे वो ठंड और चोटों के कारण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इस सिद्धांत को खोपड़ियों पर मिले निशानों और आसपास संघर्ष के सबूतों ने मजबूत किया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, अगर 9वीं शताब्दी में एक समूह ओलावृष्टि में मरा, तो बाद में आए दूसरे समूह के साथ क्या हुआ? क्या वे भी उसी तरह प्राकृतिक आपदा का शिकार बने, या उस खतरनाक रास्ते ने बार बार अपनी निर्दयता दिखाई? रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन इतना तय है, रूपकुंड लेक सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि सदियों की त्रासदियों का मौन गवाह है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, तो अलग अलग समय के लोग उसी जगह क्यों मरे? मतलब ये घटना एक बार नहीं हुई। क्या ये रास्ता हमेशा से खतरनाक रहा है, या इस झील में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी अनसुलझा है? हिमालय हमें एक बात सिखाता है, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा है। आज भी जब बर्फ पिघलती है तो पानी में तैरती खोपड़ियां मानो पूछती हैं, हमारी कहानी कौन सुनाएगा? हिमालय की गोद में छुपा ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह दफन नहीं होता। अगर आपको आज की ये कहानी रोचक लगी, तो ऐसे ही इतिहास के अनसुलझे रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्हें समय ने छुपा दिया है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस खोजे जाने का इंतजार करता है। जय हिंद।